10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. देखें, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखा था. व्हाट आर द फॉर्मेट्स अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3, वी हैव सीन दैट. आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग डिविडेंड. किसके बारे में? डिविडेंड, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लाभांश. बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, ना कि केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या अकाउंटिंग में, केवल आईपीसीसी में ही नहीं या सीएमए इंटर में ही नहीं. जब तक आप लोग सीए बन नहीं जाते, सीएस या सीएम में बन नहीं जाते, जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं करते एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ, दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट विल डू वर्क. क्या है ये कंसेप्ट? कहता है कि हमारी कंपनी या हमारी कंसर्न अगर प्रोपराइटरशिप है या पार्टनरशिप है, अच्छी बात है. अंडर द प्रोपराइटरशिप कंसर्न 100% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म रिलेट्स टू प्रोपराइटर एंड 100% लॉस टू. क्लियर? इन द सेम वे, अंडर द पार्टनरशिप, whatever the profit will be there will be distributed amongst the partner. In the same way loss. But what about the company जहां पर हमारे 2, 4, 10, 25, 50, 100, 200 शेयर होल्डर या पार्टनर्स नहीं है. दे आर द पार्टनर्स, दे आर ऑल्सो द पार्टनर. शेयर होल्डर्स मीन्स पार्टनर्स, शेयर होल्ड करने वाले. पार्टनरशिप में भी शेयर होल्ड करते थे, यहां पर भी शेयर होल्ड कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पर शेयर पार्टनर्स 2, 4, 10, 20, 25, 50, 100 तक नहीं है, अनलिमिटेड है. 500, 1000, 2000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं. दैट्स वाई वी कॉल्ड देम शेयर होल्डर्स. इसीलिए हम उनको क्या नाम देते हैं? शेयर होल्डर्स. अब अगर हम एक कंपनी की बात करें तो एक कंपनी साल भर काम करती है, मेहनत करती है. डायरेक्टर्स ने कंपनी के बारे में डिसीजंस लिए, फर्म कंपनी को ऑपरेट किया, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर देयर इज अ प्रॉफिट. अब जब प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट को क्या किया जाए? जाहिर सी बात है सर, बांटने का काम किया जाए. किन लोगों को बांटने का काम किया जाए? जिन लोगों ने कंपनी को पैसा दिया है. असल में जब डिवेंचर होल्डर ने पैसा दिया, दे गॉट देयर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. हाँ है ना? इन द सेम वे जब बैंक से मैंने लोन लिया तो उनको हमने अपना इंटरेस्ट दे दिया. व्हाट अबाउट द पार्टनर्स और व्हाट अबाउट द शेयर होल्डर्स? जो ये शेयर होल्डर्स हैं उनको हम क्या दें? उनको यहाँ पर प्रॉफिट बांटा जाता है. क्या बांटा जाता है? प्रॉफिट. और जब प्रॉफिट बांटने का काम होता है उसको हम कहते हैं डिविडेंड. लेकिन ये जो डिविडेंड बांटा जाता है दैट इज आउट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. किस प्रॉफिट से? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से बांटा जाता है. या इसको हम डिविजिबल प्रॉफिट का नाम भी देते हैं. कौन सा नाम देते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट का भी नाम देते हैं. मतलब क्या है सर? क्या जितना प्रॉफिट होता कंपनी उतना अपने शेयर होल्डर्स को नहीं बांटती क्या? क्या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में फर्क है क्या? क्या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में फर्क है क्या? जी फर्क है. मान लेते हैं कंपनी ने कमाया 100 रुपया और कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिया. कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिया कि वो 30 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेयर होल्डर्स को, एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी नोन एज रिटेन्ड प्रॉफिट. रिटेन्ड प्रॉफिट, हाँ या ना?
जिसको हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर करते हैं, जिसको हम कहते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट। इज इट क्लियर? यानी 100% ऑफ द प्रॉफिट इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली, rest of means some of the profit are to be kept by the company or transferred it to its general reserve or normal PL account so that it can be used for the purpose of growth of the company itself। जाहिर सी बात है, अगर कंपनी को फ्यूचर में और पैसों की जरूरत पड़ेगी एक्सपेंशन के लिए, नए यूनिट्स को लगाने के लिए, नई ब्रांच और नई यूनिट या नई अंडरटेकिंग या नई कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो कंपनी जाए तो जाए कहाँ जाए? मार्केट से पैसा लेने जाए? अपनी जेब में ना देखे? अरे अपनी जेब में तो तब देखेगी ना जब कंपनी के पास अपना प्रॉफिट होगा, हाँ या ना? तो कंपनी कुछ प्रॉफिट रोक लेती है, वो उसके ऊपर है, बाकी प्रॉफिट बांट देती है। जाहिर सी बात है, जब डिविडेंड बढ़ता है तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनी के बारे में मार्केट में। सारा का सारा कंपनी की उठा और पटक जो होती है वो डिविडेंड से ही होती है, क्योंकि कंपनी के बारे में मार्केट में जो परसेप्शन जाएगा दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द डिविडेंड, हाँ या ना? कंपनी के कंपटीटर्स ने कितना डिविडेंड बांटा, उनकी ग्रोथ क्या चल रही है, कंपनी ने कितना डिविडेंड बांटा, कितना रोका, कंपनी की क्या प्रोस्पेक्ट ले रही है, ये सारी चीज़ें देख करके डिविडेंड का डिसीजन लिया जाता है। चलो बात की बात है, अब कंपनी ने सोचा 100 में से 30 हम बांट ले रहे हैं, रेस्ट 70% आर टू बी केप्ट बाय द कंपनी एज अ रिटेन्ड अर्निंग्स। अब कंपनी ने उसको रिटेन्ड अर्निंग्स की तरह रख लिया। ये जो 30 रुपये बांटा गया, इसको हम कभी कभी एक और नाम देते हैं जिसको कहते हैं पे आउट रेशियो। क्या बोलते हैं? पे आउट रेशियो। यानी कंपनी ने 30% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या कह सकते हो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो? रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? इतनी मार खाओगे। नहीं, बोल दिया था, कई लोगों ने बोला था। हाँ बोलो, वो मैंने बताया है तुम लोग को रेशियो एनालिसिस में अलग से। ये आपका पे आउट रेशियो होता है कि कंपनी अपने पूरे प्रॉफिट का कितना परसेंटेज हिस्सा बांटने में यूज करती है। मान लेते हैं कंपनी के पास 5 लाख रुपए प्रॉफिट था, तो इसका मतलब पे आउट रेशियो कितना हुआ? 1,50,000। और मान लेते हैं कंपनी के पास जो शेयर होल्डर्स थे, नंबर ऑफ शेयर्स थे, वो थे 50,000 शेयर, तो हम बोल सकते हैं 3 रुपए पर शेयर बांटा गया। अर्निंग पर शेयर कितना हो गया? इतनी मार खाओगे, अर्निंग पर शेयर तो 10 रुपए है। उलझो मत, बिल्कुल सिंपल है। 5 लाख रुपए कंपनी ने टोटल प्रॉफिट कमाया एंड दैट 5 lakhs बिलोंग्स टू 50,000 शेयर्स। इट मीन्स हर एक शेयर पर कंपनी अर्न्स ₹10, हाँ या ना? अब कंपनी ने सोचा 10 रुपए में 3 रुपए हम बांटना चाहते हैं, बांट दो। यानी 5 लाख रुपए में 30% 1.5 लाख बांटना चाहते हैं, बांट दो। इसको हम कहते हैं पे आउट रेशियो। अगर हम तुमसे ये बोल दें परसेंटेज ऑफ डिविडेंड कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो कैसे आएगा? मान लेते हैं 50,000 जो ये शेयर थे ना, वो 10 रुपए वाले थे, यानी 5 लाख रुपए फेस वैल्यू। कितनी फेस वैल्यू हो सकती है? चलो तुम लोग कहते हो सर फेस वैल्यू आप चेंज करिए, थोड़ी देर के लिए होगा नहीं, वैसे 20 रुपए रख लेते हैं, 10 लाख, ठीक है ना? 20 रुपये पॉसिबल नहीं है फेस वैल्यू, लेकिन ठीक है, 1 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये ऐसे हो सकता है। 2 मिनट के लिए समझाने के लिए मैंने 10 लाख रुपए रख दिया फेस वैल्यू। अब 10 लाख रुपए की फेस वैल्यू है और कंपनी बांट कितना रही है? कितना रेट ऑफ डिविडेंड हो गया? 15%। अब आप अलग अलग चीजें बोल सकते हैं। कंपनी ने कमाया कितना, हर एक शेयर पर कितना कमाया, इसे हम कहते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। क्लियर है? कंपनी ने बांटा कितना, इसको हम कहते हैं डीपीएस। क्या बोलते हैं? डिविडेंड पर शेयर। पे आउट रेशियो कितना है? 1.5 लाख है, तो इसको हम कहेंगे पे आउट रेशियो 30%। 70% रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, 70% रिटेन्ड अर्निंग्स। अब जो बांटा है उसका परसेंटेज क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड। फेस वैल्यू का 1.5 लाख बांटा जा रहा है, तो 15% रेट ऑफ डिविडेंड। इज इट क्लियर नाउ? पक्की बात है? पक्का ना? हटा सकते हैं? हटा दें।
अब जरा देखें, अब हम आते हैं प्रोविजंस की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि कंपनी डिविडेंड दे मन मर्जी चला ले, मन मर्जी नहीं चल सकती। सेक्शन 123 है, सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं। हम उन प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करेंगे आज। इज इट क्लियर? पक्का ना? नो कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड। कोई भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती until और unless these two conditions are satisfied, जब तक ये दो कंडीशन से सेटिस्फाइड ना हो जाए। until or unless no company can distribute dividend unless depreciation has been charged. कि depreciation has not been charged। ठीक। दूसरा, no company can distribute the amount of dividend unless certain percentage of profits are to be transferred in a reserve। जब तक कि आप अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज रिजर्व में न ट्रांसफर कर लें, प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज, तब तक आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। मींस वी हैव टू फॉलो दीज टू कंडीशंस। विदाउट चार्जिंग ऑफ द डेप्रिसिएशन इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल टू डिक्लेयर द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड। इट मीन्स if company do not want to distribute the amount of dividend, then they have an option to charge depreciation or not। It means if the company do not want to distribute the amount of dividend, they have an option to not to charge depreciation। अरे हाँ या ना? यस। नोट, if company do not distribute dividend, company have an option to not to charge depreciation। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। कहां कहां से डिविडेंड दिया जा सकता है? मैंने क्या बोला? कहां कहां से डिविडेंड दिया जा सकता है? सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। अच्छा, एक चीज और, जो ये डेप्रिसिएशन है ना, सुन,
इसके लिए शेड्यूल 2 में रेट्स दिए हुए हैं। किसमें? तो डेप्रिसिएशन के लिए वी हैव टू फॉलो शेड्यूल 2। क्लियर है? धीरे धीरे बाबू, अभी क्यों आप टेंशन ले रहे हैं? अभी तो मैंने शुरू किया है। जब मैं कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है मत पूछना फिर, ठीक है ना? अब मान लो हम ना बता पाए तो डाउट। देखो इधर, सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, 3 सोर्सेज बताए गए। कितने? पहला सोर्स बताया गया करंट ईयर्स प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स यानी पास्ट ईयर्स प्रॉफिट। एंड थर्ड, सर 2 तो समझ में आ गए लेकिन आपने दिखाई थी 3 उंगलियां, तीसरा भी कोई सोर्स है क्या? पहला सोर्स तो हम लोग को पहले से ही मालूम था, आप नहीं भी बताते, वी वेर नोइंग दैट। द फर्स्ट वन सोर्स इज करेंट ईयर प्रॉफिट, सेकेंड वन सोर्स इज लास्ट ईयर्स प्रॉफिट यानी पिछले सालों का अगर कुछ पैसा बचा हुआ है या प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, एंड द थर्ड गारंटी गिवन बाय द गवर्नमेंट। हो सकता है गवर्नमेंट को लगता हो किसी कंपनी को बूस्ट करने के लिए जरूरी है या मार्केट में उसको लाने के लिए जरूरी है कि उसके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिले, तभी शेयर होल्डर उस कंपनी में पैसा लगाएंगे। तो कंपनी को ऐसी गारंटी दे देती है गवर्नमेंट की, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो हम आपको गारंटी देते हैं, आप उस अमाउंट से डिविडेंड देंगे। तो एक तरह से 3 सोर्सेज हैं कहाँ से दे सकती है कंपनी डिविडेंड। पहला करेंट ईयर के प्रॉफिट से, लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट से और गारंटेड अमाउंट से। इज इट क्लियर? बोल लो। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या बोला था? और ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हम कह सकते हैं फ्री रिजर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओ इसका मतलब नॉट आउट फ्रॉम। इसका मतलब हम क्या समझें, फ्री रिजर्व किसको मानेंगे? जब आप लोग इसी शेड्यूल का रिजर्व एंड सरप्लस, लास्ट क्लास में मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बैलेंस शीट बनवाया था, तो उसमें सेकंड पॉइंट था शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व एंड सरप्लस। और जब तुम लोग आगे पढ़ोगे तो देखोगे रिजर्व एंड सरप्लस को हम लोग बांटेंगे। इधर देखना, जब रिजर्व एंड सरप्लस को बांटेंगे तो सबसे पहले आएगा कैपिटल रिजर्व, उसके बाद आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, और आश्चर्य करोगे इसके बाद आएगा CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, और अच्छा लगेगा ये सुन करके इसके बाद आएगा DRR, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, और इसके बाद आपका आएगा जनरल रिजर्व, PL अकाउंट और अदर रिजर्व्स, यानी इसके अलावा भी रहते हैं अदर रिजर्व्स। इज इट क्लियर? वो बात की बात है। फिलहाल अगर हम इसको ढंग से देखें, अगर हम इस शेड्यूल को ढंग से देखें जो रिजर्व एंड सरप्लस का है, तो इसमें एक खास बात नजर आ रही होगी कि ये चीजें कैपिटल रिजर्व में से अलग शो की गई हैं। These are not form part of the capital reserve. These are not form part of capital reserve. Means security premium is not to be shown under the category of
capital reserve, in the same way capital redemption reserve and debenture redemption reserve. Is it clear? यानी हमको जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करेंगे तो उस केस में आपको साफ साफ दिखाई देगा कि डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम बिल्कुल अलग दिखाया गया है. दैट इज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कैपिटल रिजर्व. तो कैपिटल रिजर्व में क्या क्या आता है? कैपिटल रिजर्व में आपका आता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, आया ना, वो आपका कैपिटल रिजर्व होता है. फॉरफिटेड शेयर्स पर, फॉरफिटेड शेयर्स पर अगर कोई प्रॉफिट जनरेट होता है तो वो कैपिटल रिजर्व होता है. अगर हम किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, और उस कंपनी में आने वाली एसेट्स ज़्यादा होती हैं और हम पेमेंट कम कर रहे होते हैं तो कैपिटल रिजर्व होता है. हाँ है ना, ये हमारे कैपिटल रिजर्व्स हैं. ये हमारे क्या हैं? कैपिटल रिजर्व्स. एक दो और होंगे. ये हमारे कैपिटल रिजर्व हैं. कभी न कभी हम लोगों ने देखा है कहाँ ट्रांसफर होता है. इज इट क्लियर? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कैपिटल रिजर्व की बात नहीं कर रहे. हम कैपिटल रिजर्व की बात नहीं कर रहे. हम कैपिटल रिजर्व की बात नहीं कर रहे. आप डिविडेंड को कभी भी कैपिटल रिजर्व में से नहीं दे सकते. आप डिविडेंड को कभी भी सीआरआर से नहीं दे सकते, डीआरआर से नहीं दे सकते, सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं दे सकते. इज इट क्लियर? बोलो. हम केवल जब भी डिविडेंड बांटेंगे फ्री रिजर्व से बांटेंगे. फ्री रिजर्व का मतलब ऐसा रिजर्व विच इज फ्री टू यूज, जिस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, या तो स्टैट्यूटरी या हमने ना बनाया हो. इज इट क्लियर? पक्की बात. हटा सकते हैं, हटा दें. डिविडेंड जब भी दिया जाता है, जब भी डिविडेंड की बात करेंगे तो याद रखना डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड. जब भी हम डिविडेंड की बात करेंगे तो डिविडेंड में शामिल होता है इंटरिम डिविडेंड. डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड. इज इट क्लियर? Note, dividend on partly paid up share बहुत प्रॉब्लम करता है ये. दूसरा, डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है. छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम लोग के सामने आ जाती हैं, आती हैं. और देखो ना, सॉल्यूशन केवल और केवल थ्योरी से ही क्लियर हो सकता है कि हमको करना क्या है. सबसे पहले अगर हम बात करें डिविडेंड ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स, ये नोट लिख लिया, डिविडेंड इंक्लूड्स, लिख लेना नोट. अच्छा, डिविडेंड ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स. अब मेरे पास दो तरह के शेयर्स हैं. ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने अपना पूरा पैसा दे रखा है, और ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने अपने कॉल्स का कुछ पैसा भी नहीं दे रखा. इज इट क्लियर? हाँ या ना? अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता है
अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन स्पेसिफिकली बोलेगा तो हम पार्टली पेड अप शेयर्स को उनकी पेड अप वैल्यू के बराबर का पैसा देंगे। इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स, इफ इट डजंट, देन ऑन नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। अब क्लियर है? यानी अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट रहेगा तो हम फेस वैल्यू पर पैसा दे देंगे, डिविडेंड बांट देंगे। अब जिसने कम दिया है उसको भी उतना डिविडेंड, जिसने पूरा दिया है उसको भी उतना डिविडेंड। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर साफ साफ लिखा हुआ है कि पेड अप वैल्यू के बराबर का हमको डिविडेंड देना है, तो तुमने अगर 60% दिया है तो 60% डिविडेंड भी मिलेगा, जितना मिलना चाहिए उसका 60%। तुमने पूरा पैसा दिया है तो जितना डिविडेंड मिलना चाहिए पूरा 100%। इज इट क्लियर? तो जिसका जितना राइट बनता है उसको उनकी प्रोपोर्शनेट या पेड अप वैल्यू के बराबर का डिविडेंड मिलेगा। तो अब मैं बोल सकता हूं डिविडेंड ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स इफ articles permit, then on paid up value, if does not, then on nominal value। अच्छा, एक और फिर प्रॉब्लम आ जाती है। एक और प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, इंपॉर्टेंट नोट है, डिविडेंड ऑन कॉल्स इन एडवांस। किसी ने पैसा नहीं दिया तो आप प्रोपोर्शनेट दे रहे हो, और किसी ने अगर पैसा ज्यादा दे दिया, समय के पहले दे दिया, तो नो डिविडेंड। आया ना? कॉमन सेंस की बात है। आपने तो अपना पैसा दे दिया, इसका मतलब थोड़ी कि डिविडेंड के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे उस एक्स्ट्रा अमाउंट के। इज इट क्लियर? सबसे पहले बात करेंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। क्या होते हैं ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स? ये तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी हम डिविडेंड देते हैं देन द फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू बी गिवन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल they will get their amount of dividend at a fixed percentage. After that, if there is a profit, then it will be distributed amongst the equity shareholder. But what about the participating preference share? क्या होते हैं ये participating preference share? अगर हमने मार्केट में participating preference share रिलीज किए हुए, इश्यू किए हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, बोलूं? इसका मतलब ये हुआ, बोलूं, कि पहले आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका डिविडेंड दे दो एट अ फिक्स परसेंटेज, किनारे करो। उसके बाद आप इक्विटी को डिविडेंड बांट दो, जो उनका फिक्स टर्म इस बार तय हुआ है डिविडेंड का रेट, उसके हिसाब से डिविडेंड बांट दो इक्विटी को। उसके बाद अगर प्रॉफिट बचता है तो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा फिर से प्रेफरेंस डिविडेंड को दे दो। दैट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नोन एज पार्टिसिपेट। इज इट क्लियर? पहले आप प्रेफरेंस को दे दो उनको उनका हिस्सा जो नॉर्मल है, उसके बाद आप इक्विटी शेयर होल्डर को बांट दो। उसके बाद अगर आपके पास सरप्लस है, उसके बाद अगर आपके पास सरप्लस है तो उसका कुछ परसेंटेज आपको देना पड़ेगा प्रेफरेंस। इज इट क्लियर? चलिए सर, ये भी प्रॉब्लम दूर हो गई, ये भी प्रॉब्लम दूर हो गई। एक नई प्रॉब्लम आ गई कि सर कभी कभी सुना है हम लोगों ने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मतलब ये कि अगर किसी साल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका डिविडेंड नहीं मिल पाया ड्यू टू लैक ऑफ द प्रॉफिट, then they can demand the same amount of dividend in next years.
इट डजंट मीन एट ऑल दैट इट विल बी लैप्स्ड। अगर उनको आपने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर दिया है तो आपको जो डिविडेंड देना चाहिए था और इस साल आप नहीं दे पाए हो, तो आप उनको ये अमाउंट अगले साल दोगे। इज इट क्लियर? लेकिन एक बात बताओ, अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट है, वी आर अनेबल टू नो दैट वेदर द प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑफ क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, तो हम क्या मानेंगे? तो हम लोग पक्की बात है नॉन क्यूमुलेटिव मानेंगे। ये इतनी गलत बात तुम लोगों ने बोली, क्या बताएं? उल्टा मानो मतलब क्यूमुलेटिव, ठीक है ना? इफ नो एनी info about the cumulative or non-cumulative is given, then assume it cumulative। क्लियर? अगर आप नॉन क्यूमुलेटिव मानते हैं कोई बुराई नहीं है, लेकिन मानने के लिए ये फर्स्ट ऑप्शन रखना। इज इट क्लियर? आगे चल सकते हैं, क्योंकि जब आप लोग कैपिटल रिडक्शन वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उस समय ये चीज़ काम आती है। कई क्वेश्चंस क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव मान लेते हैं और आप लोग कहते हो नहीं सॉरी, तो हम नॉन क्यूमुलेटिव माने थे, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन इज ऑलवेज टू बी गिवन एज अ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। इज इट क्लियर? यहां तक अगर कोई दिक्कत आई हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, हमारे हिसाब से तो नहीं आई होगी। हटा सकते हैं? अब एक और नई प्रॉब्लम आ गई है। डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश, चेक और डिविडेंड वारंट। ये तीन रास्ते हैं कंपनी को डिविडेंड पेमेंट करने के। ये तीन रास्ते हैं कंपनी डिविडेंड दे सकती है। ये तीन रास्ते हैं जहां से कंपनी डिविडेंड दे सकती है। या तो कैश में डिविडेंड देगी, या तो चेक में डिविडेंड देगी, या तो डिविडेंड वारंट के थ्रू डिविडेंड देगी। अगर मैं ये कहता हूं कि बोनस शेयर्स डिक्लेयर्ड, क्या बोनस शेयर हमारा डिविडेंड नहीं हो सकता? बोलो नहीं। क्या बोनस शेयर अगर मैंने तुमको दिया तो मैं ये नहीं कह सकता कि डिविडेंड दिया गया? कैश ही तो मानोगे उसको। अच्छा, कैश नहीं। तो जब हम डिविडेंड इन तीन रास्तों से दे सकते हैं, तो फिर आप बोनस शेयर को डिविडेंड कैसे बोल सकते हो? बोनस शेयर को कभी भी आप डिविडेंड अगेंस्ट डिविडेंड, बोलो ट्रू या फॉल्स? इसका उल्टा बात करते हैं। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या कंपनी ये नहीं कह सकती हमने आपको बोनस दे दिया? बोनस दिया, बोनस दिया, मैं बोनस शेयर नहीं बोल रहा। नहीं दे सकते।
कैन नॉट बी ट्रीटेड एज बोनस और बोनस इश्यू। ये तो सोचना ही नहीं था। तो आप जब भी डिविडेंड देंगे या तो कैश में देंगे, या तो चेक में देंगे, या डिविडेंड वारंट के थ्रू देंगे। अब सर आप हमें कहानी बताइए कि डिविडेंड देंगे कैसे। हटा दें। प्रॉब्लम आती है हाउ टू मेक द पेमेंट। अच्छा, एक और वर्ड है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, पुराना हो गया लेकिन सुन लो। एक वर्ड था, अब वो नहीं आता क्योंकि अभी आउटडेटेड हो गया। डिविडेंड मैंडेट छोड़ देते हैं। था क्या कि एक आपको फॉर्म भर करके कंपनी को देना पड़ता था कि आप आपका नाम, आपका शहर, आपका बैंक अकाउंट डिटेल सब दे देना पड़ता था। अब चूंकि सबके हाथ में मोबाइल बैंकिंग आ गई है, नेट बैंकिंग आ गई है, तो आई डोंट थिंक सो दैट इट हैज़ एनी यूज़। तो हम लोग डिविडेंड मैंडेट भर के देते थे कंपनी को। क्या भर के देते थे? अब कंपनी के पास जब वो डिटेल जाती थी तो कंपनी इंडिविजुअली शेयर होल्डर का चेक नहीं काटती थी, तुम्हारा ये, तुम्हारा ये, तुम्हारे ना, तुम्हारे घर नहीं आएगा। अब तुम सब लोगों का चेक जिसका जिसका पीएनबी में अकाउंट है सीधे पीएनबी में पहुंच जाता था, और उसमें एक लिस्ट लग जाती थी पीछे कि इन लोगों के अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए एक चेक। अब कंपनी का पैसा भी बचा है कि नहीं? 50 लोगों को चेक बांटो, 50 लोगों को पोस्ट करो, तो कंपनी एक ही चेक निकाल कर बैंक में डाल देती थी, वो सारा बैंक उनके खाते में, अकाउंट में क्रेडिट कर देता था। दैट वॉज एन ईजीएस्ट वे। फिलहाल अब डिविडेंड मैंडेट की कोई बात नहीं आएगी। हाउ टू मेक पेमेंट, हाउ टू मेक पेमेंट। अब तो आपका सीधे सीधे नेट बैंकिंग उठा और अकाउंट में क्रेडिट कर दो। क्यों? हाउ टू मेक पेमेंट। और बहुत ही अच्छी स्टोरी आने वाली है, छोटी छोटी चीज़ें थी जो हम लोगों ने देख ली। डिविडेंड का पेमेंट कैसे करते हैं? वो तो हो गया ना। डिविडेंड फर्स्ट टाइम ऑफिशियली it is declared or announced in annual general meeting। अब समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? यानी शेयर होल्डर को फर्स्ट टाइम पता चलेगा एनुअल जनरल मीटिंग में, in which they are very much invited to participate। This is the meeting of the shareholders. This is the meeting of the shareholders, and that is compulsion on the company to conduct it at least once in a year. At least once in a year आपको कंडक्ट करना ही करना है। कोई कंपनी अपने इस AGM को कंडक्ट करने की जिम्मेदारी से हट नहीं सकती। कब कब AGM कंडक्ट कर सकते हैं? इन 3 में से जो डेट पहले आएगी तब हम वो कंडक्ट करेंगे। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 15-16 की, तो कंपनी के पास ये 3 डेट्स हैं जहां पर कंपनी अपनी मीटिंग कंडक्ट करेगी। इन तीनों में से जो अर्लियर डेट होगी दैट इज द फाइनल डेट ऑफ AGM। इज इट क्लियर? पहला है विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। Within 6 months from the end of financial year। यानी अगर 15, 16, 31, 3, 2016 को ख़त्म हो रहा है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। इज इट क्लियर? 30 सितंबर को कंपनी को तो AGM कंडक्ट करनी ही करनी। एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, एटलीस्ट once in a calendar year।
हर एक कैलेंडर ईयर में कम से कम एक तो एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए। जनवरी से दिसंबर के अंदर एक एजीएम तो होनी चाहिए। इज इट क्लियर? थर्ड एंड द लास्ट, देयर शुड नॉट बी अ गैप, देयर शुड नॉट बी गैप more than 15 months between two AGMs। बोलो ना, 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता दो AGMs के बीच में। अब इन तीन में से जो सबसे पहले डेट आ जाएगी, दैट इज द फाइनल डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। हटा दे। हम जब एजीएम की बात करते हैं, हटा रहे हैं, जब हम एजीएम की बात करते हैं तो उस एजीएम को इसलिए बुलाया जाता है सो दैट द शेयर होल्डर्स कैन कम टू नो अबाउट द फंक्शंस एंड ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी इन विच दे आर द शेयर होल्डर्स और द कंसर्न डायरेक्टली। हाँ या ना? जिस कंपनी में वो डायरेक्ट कंसर्न रखते हैं वो कंपनी कैसा ऑपरेट कर रही है। भाई हम तो रहते हैं कानपुर में, तुम रहते हो सूरत में, और ये रहता है इलाहाबाद में, रहती है, और वो रहता है अहमदाबाद में। मीन्स अलग अलग शहरों में रहते हो, अहमदाबादपुर नहीं। तो अलग अलग शहरों में रहते हो और हो तुम लोग मालिक, लेकिन तुम लोग को यही नहीं मालूम कि कंपनी ऑपरेशन क्या कर रही है। तुम लोगों के बिहाफ पे ऑपरेशन करता है डायरेक्टर, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको तुम लोग चुनते हो कि तुम मेरी ओर से काम करना। उसके बाद वो लोग साल भर का चिट्ठा बनाकर तुम लोग को देते हैं, और कम से कम साल भर में एक बार तो समय निकालो, कंपनी के में जाओ और वहाँ के ऑपरेशंस को देखो कि क्या वो ठीक तरीके से चल रहे हैं कि नहीं, और चले हैं तो कैसे चले हैं साल भर में। यानी आपको एजीएम में 15-16 का पूरा खाका रखा जाएगा। इन टोटलिटी दे आर 4 एक्टिविटीज विच आर टू बी डन एंड दैट इज कंपल्शन ऑन द कंपनी टू कंडक्ट। ये 4 एक्टिविटीज तो कंपनी को करनी ही करनी है। ये ऑर्डिनरी वर्क होते हैं जो कंपनी को करने ही करने हैं। ये ऑर्डिनरी एक्टिविटीज होती हैं जिनको कंपनी को एजीएम में करना ही करना है, वो इन जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द शेयर होल्डर। हाँ या ना? प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर शेयर होल्डर्स टू गेट अप्रूवल। हाँ या ना? टू गेट इट अप्रूव्ड। इज इट क्लियर? दूसरा, सबसे पहला काम किया जाता है शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना। दूसरा, पुराने सीए को हटाओ और उसका रीअपॉइंटमेंट करो, या फिर नए सीए को रखो। रिमूवल एंड अपॉइंटमेंट
और रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, बोलो ना। तीसरा काम, डायरेक्टर्स को हटाना और उनका अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट और उनका रिम्यूनरेशन तय करना। रिमूवल एंड अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। लास्ट, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसी के लिए पढ़ रहे हैं। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, जिसको हम प्रपोज्ड डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड भी बोलते हैं। और जब हम यहाँ फाइनल डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो हम नॉट इंटरिम डिविडेंड एंड नॉट, तो इंटरिम डिविडेंड सर कहाँ डिक्लेयर और पे होता है? ईजीएम में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मैटर। इज इट क्लियर? फिर एक प्रॉब्लम आई कि सर अगर साल के बीच में कोई डिविडेंड दिया जाए, दैट इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड, दैट इज नॉट अ फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड इज टू बी गिवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ईयर, यस और नो? बट व्हाट अबाउट इंटरिम डिविडेंड? हमारी कंपनी को साल के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, तो कंपनी चाहेगी उस डिविडेंड को मार्केट में बांटना ताकि मार्केट में पॉजिटिव परसेप्शन जाए अबाउट द कंपनी। अब कंपनी क्या करेगी? ईजीएम कंडक्ट करेगी और इंटरिम डिविडेंड दे देगी। प्रॉब्लम आती है कितनी बार? कितनी बार? कंपनी 3 बार देना चाहे तो क्या 3 बार इंटरिम डिविडेंड देगी? हाँ, so many times it can be given. क्लियर? पक्की बात है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। हटा दें। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करना चाहें, नाउ दैट इज अप टू द डिसीजन ऑफ द कंपनी। इफ दे हैव सम वर्क, इफ दे हैव सम रेजोल्यूशन टू पास टू गेट द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर, देन दे कैन डू दैट वर्क। हटा दें इसको। अच्छा, हो गया मतलब ना? इज इट क्लियर? कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है, डाउट नहीं है। अब जो स्टोरी चलने जा रही है थोड़ा ख्याल रखेंगे, ख्याल रखेंगे। जैसे ही कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, जैसे ही कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, उसके 5 दिनों के अंदर कंपनी को डिविडेंड का पैसा बैंक में जमा करना पड़ता है।
कितने दिनों के अंदर? जैसे ही कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है उसके 30 दिनों के अंदर शेयर होल्डर को वो पैसा पेमेंट करना पड़ता है। कितने दिन के अंदर? जैसे ही डिविडेंड अनाउंस होता है उसके 5 दिनों के अंदर कंपनी को पैसा बैंक में जमा करना पड़ता है। और जैसे ही कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है उसके 5 दिनों के अंदर पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है बैंक में। क्या गलत बोला? चलो फिर से बोलते हैं। जैसे ही कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके 30 दिनों के अंदर शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड दे दिया जाना चाहिए। अब क्लियर है? फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ये दोनों चीजें काउंट होंगी। उसके बाद जितना डिविडेंड 30 दिनों के अंदर पेमेंट नहीं हो पाया ड्यू टू नॉन हैविंग प्रूफ ऑफ एड्रेस, हमारे पास एड्रेस नहीं था, हमारे पास एड्रेस नहीं था, या हमने पेमेंट किया लेकिन पैसा वापस आ गया, लेटर रिसीट नहीं हो पाया, यहां बैंक की डिटेल्स गलत थी। क्या करें? कंपनी नेक्स्ट 7 days के अंदर, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 30 days, अगेन द कंपनी विल गेट 7 days, मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग द कंपनी विल गेट 37 days, फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट 37 days इन टोटलिटी। उन अगले 7 दिनों के अंदर कंपनी को एक अकाउंट बैंक में खोलना पड़ता है विच इज नोन एज अनपेड डिविडेंड ऑफ फलाना एंड डिमाका प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, और उस अनपेड डिविडेंड को उस अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है। बोलने देना। उसके बाद इंतजार होता है, आएगा डिविडेंड का मालिक एक न एक दिन जरूर आएगा, आज नहीं तो 7 साल के अंदर आएगा। वो अपना पैसा मांग सकता है। इफ एनी क्लेमेंट claims its amount of dividend in 7 years then he can do so। उसके लिए पूरा एक फॉर्म रहता है, उसको पूरी एक गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है, वो कर सकता है और उसको वो पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर वो ये पैसा 7 सालों के अंदर डिमांड नहीं करता, 7 सुर होते हैं, 7 समुंदर होते हैं और 7 साल होते हैं। कह रहे 7 अजूबे होते, तुमको कोई देखे तो 8वां ही बोलेगा। सुनो सुन, तो कहने का मतलब ये 7 साल अगर बीत जाए और कोई क्लेमेंट ना आए अपना पैसा मांगने के लिए, तो इस पैसे को हम लोग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन 7 साल के अंदर, कितने साल के अंदर? 7 साल के अंदर ये अमाउंट ऑफ डिविडेंड अगर कोई क्लेम करता है तो उसको मिल जाएगा, अदरवाइज 7 साल खत्म होते ही ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड में ये पैसा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। और हाँ, इस पैसे का कंट्रोल अब किसके हाथ में? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हाथ में। ये पैसे का कंट्रोल सेबी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट और उनको एजुकेट करने में लगाती है। सर,
क्या ये अकेला अमाउंट है जो हमारा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड में जाता है? ना, मैं इक्विटी शेयर होल्डर, मेरा डिविडेंड अगर मुझे ना मिल पाया तो कहाँ चला जाएगा? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड में। केवल यही नहीं, अगर मेरा कोई शेयर है, मैं शेयर होल्डर हूं, मेरे कुछ शेयर्स हैं, अगर मेरा डिविडेंड उसमें चला गया और कंपनी के पास मेरे बारे में कोई इंफॉर्मेशन अब नहीं है और मैं क्लेम नहीं किया 7 साल तक, तो मेरे शेयरों की सारी डिटेल्स भी चली जाएगी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड में एज वेल अमाउंट। क्योंकि अब कंपनी को, गवर्नमेंट को मालूम है कि ये पैसा कंपनी के पास फालतू रखा हुआ है। इसी तरह मैच्योर्ड डिपॉजिट्स जो होते हैं, किसी से मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिडेम्पशन देना था, उनका प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं गया और प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं गया, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? इन्वेस्टर। डिवेंचर होल्डर्स का मुझे इंटरेस्ट देना था, नहीं जा पाया, कहाँ चला जाएगा? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन। डिवेंचर होल्डर्स का पेमेंट नहीं जा पाया बेसिक मैच्योर्ड अमाउंट, तो वो कहाँ चला जाएगा? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जेब से कुछ पैसा इस अमाउंट में, इस फंड में डालना चाहे तो क्या मना कर दोगे? गवर्नमेंट भी अपने जेब से पैसा लगा सकती है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? तो ये अमाउंट हैं जिनको हम इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड में ट्रांसफर करते हैं। अब बात आती है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की। किसकी बात आती है? डीम्ड नहीं, वो गलती से निकल गया था। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जिसको हम डीडीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये कहानी समझ में आ गई ना पूरी? 5 दिन, उसके बाद 30 दिन, उसके बाद 37 दिन, उसके बाद 7 साल। बोलो ना। अब अगर हम बात करें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जिसका एक और नाम है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। हम टैक्स नहीं पढ़ा रहे। अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का पैसा जमा करेगी गवर्नमेंट के अकाउंट में। मोस्ट प्रोबेबली शायद 5 डेज हैं, मैं एक बार चेक कर लूं, चेंज हुआ हो तो ठीक, नहीं तो दिया नहीं है। उम्मीद है 5 दिन है, शायद 5 दिन के अंदर डिविडेंड डिक्लेरेशन के 5 दिन के अंदर कंपनी को ये पैसा डीडीटी का जमा करना पड़ता है। इस कितना 14 डेज लिखा है, 14, यस, 14 दिनों के अंदर, 14 डेज के अंदर ये पैसा जमा करना पड़ता है गवर्नमेंट के अकाउंट में। कितने दिनों के अंदर? 14 डेज के अंदर, 14 दिनों के अंदर ये पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है, सीडीटी या डीडीटी का। इज इट क्लियर? सीडीटी या डीडीटी का हमारा जमा होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें डीडीटी का रेट कितना है, 15% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस प्लस एसएचजी। कितना परसेंट? 15% प्लस सरचार्ज 12% है, प्लस एजुकेशन सेस प्लस एसएचजी। इज इट क्लियर? हाँ या ना? ये डीडीटी का रेट है। तो आपको 14 दिनों के अंदर इसको गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। जी 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 जी, डिविडेंड डिक्लेरेशन के 14 दिनों के अंदर आपको ये अमाउंट जमा करना पड़ेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है? जब आप डिविडेंड का अमाउंट दिखाते हैं, डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स किस हेड में शो करेंगे? किस हेड में शो करेंगे? दिस इज नॉट आवर रिजर्व, दिस इज आवर लायबिलिटीज, दिस इज आवर लायबिलिटीज। तो हम इसको करंट लायबिलिटी में शो करते हैं। कहाँ दिखाते हैं? करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं। बोलो, दैट्स इट। इतनी चीजें आपको समझनी थी। तो डिविडेंड एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स।
दैट्स इट। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताओ, कोई टॉपिक बचा नहीं। डिविडेंड से रिलेटेड जितने प्रोविजंस या पॉइंट्स आएंगे हम लोग देख सकते हैं। पक्का? नेक्स्ट क्लास में हम लोग सुन लें, मैनेजरियल रिमनरेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मैनेजरियल रिमनरेशन की बात करेंगे। और बाकी कोई बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैनेजरियल रिमनरेशन की बात करेंगे। उसके बाद आप लोग का न्यूमेरिकल स्टार्ट। थैंक यू बच्चों।